हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको हिस्ट्री से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री से आपका इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है ना। और मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, लगभग 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पूरे इतिहास से 15 क्वेश्चन। और ये 15 का 15 क्वेश्चन किससे रहेगा? 2 मार्क्स, है ना, यानी कि 2-2 नंबर का रहेगा। और जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और जब हम क्वेश्चन को बताएंगे तो यहाँ पर जैसे आप याद करोगे, है ना, कोई भी आंसर को, तो आपको रटने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में, ठीक है ना, जब मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा ना, एकदम आसान भाषा में होगा। एक बार पढ़ोगे आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो देख लो, है ना। रुक जाओ, हाँ, अब देखो, पेन ले लिया। निरंकुशवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें सारी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है ना। निरंकुशवाद वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें सारा पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति के पास। शासक अपनी इच्छा से शासन करता है ना। अब जो शासक, जो उसमें राज करने वाला होता है ना, उसको जैसे मर्जी होता है वो उस तरीके का राज करता है। ठीक है ना, जो मर्जी। ठीक है ना। जनता की राय, अधिकार और कानूनों का इसमें बहुत कम महत्व दिया जाता है। यानी कि जनता क्या चाहती है, जनता का अधिकार क्या है ना, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें एक ही व्यक्ति शासन करता है और उसी का जो रूल रेगुलेशन है चलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन में आएंगे। देखिए, दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, यूटोपिया कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। यूटोपिया, देखो, नाम थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन अभी मैं जैसे समझाऊंगा ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, यूटोपिया एक ऐसी कल्पनात्मक समाज व्यवस्था है जिसमें सब कुछ आदर्श होता है। अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक यूटोपिया एक ऐसी काल्पनात्मक समाज व्यवस्था है, यानी कि देखो, ये रियलिटी में है ना, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये मन में है ना, कल्पना में, समझ गए ना, बस सोच में है, मनुष्य की सोच में है, जिसमें क्या है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। आदर्श मतलब क्या? सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, वहाँ कोई गरीबी, अन्याय और भेदभाव नहीं होता। यह वास्तविक नहीं बल्कि लेखक की कल्पना पर आधारित होते हैं। समझ गए ना। मतलब यूटोपिया अगर कोई बोलेगा तो सीधा बोल देना है, कल्पनात्मक समाज व्यवस्था है जहाँ पर सब कुछ ठीक होता है, यहाँ पर कोई गरीबी, अन्याय, भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कल्पना में संभव है ना। यानी कि जो लेखक होता है ना, उसकी कल्पना पर आधारित होता है। ऐसा वास्तविक दुनिया में, है ना, सही में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, इसके बाद वाला जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। राष्ट्रवाद आखिर है क्या? देखो, राष्ट्रवाद एक भावना है ना, वह भावना है जिसमें लोग अपने देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि देश प्रेम। ठीक है ना, देश से प्रेम करते हैं और उसके लिए एकता और बलिदान की भावना रखते हैं। ठीक है ना। अगर राष्ट्रवाद सीधा सीधा लिखना है, एक भावना है कैसा, जिसमें कि देश से प्रेम करते हैं। ठीक है ना, लोग जो होंगे किससे प्रेम करेंगे? देश से। ठीक है ना, और उसके लिए एकता यानी कि सब कोई एक होंगे। ठीक है ना, और बलिदान की भावना रखते हैं, यानी कि देश के लिए अगर कुछ कर मिटना है तो उसके लिए तैयार होंगे। ठीक है ना। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको कोई पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, कोई एक भावना है ना, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, देश से प्रेम करता है और उसके लिए एकता और बलिदान की भावना रखता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग एक ही रहेंगे, है ना, और बलिदान का अगर ज़रूरत होगा तो उसके लिए तैयार रहेंगे। इसमें लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, सम्मान और विकास को सबसे ऊपर मानते हैं। समझ गए ना। तो राष्ट्रवाद में एक भावना है जिसमें देश से प्रेम और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, है ना, और इसमें क्या है, स्वतंत्रता और सम्मान और विकास को सबसे ऊपर मानते हैं ना। इसमें से और कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, वहाँ पर बोल रहा है, साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। आखिर साम्यवाद है क्या, क्या नहीं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है ना, विचारधारा है जिसमें संपत्ति और साधनों पर समाज का अधिकार होता है।
है ना। जैसे जितना भी संपत्ति होगा, साधन होगा, है ना, जैसे नदी होगा या तो पहाड़ होगा या तो कोई भी और साधन होगा, उसमें क्या एक व्यक्ति का नहीं, क्या होगा, समाज का होगा, पूरे पूरे समाज का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें अमीर गरीब का भेद समाप्त करने और सभी को समान अधिकार देने पर जोर दिया जाता है। इसमें कोई अमीर कोई गरीब नहीं, ठीक है ना, सबको समान अधिकार देने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, यानी कि सबका हक क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर वाला। देखो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है ना, नेपोलियन कौन था, फ्रांस का एक प्रसिद्ध फेमस सेनापति था। ठीक है ना, और शासक था, सेनापति भी और शासक भी थी, है ना, था। उसने फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता संभाली और कई यूरोपीय देशों पर विजय प्राप्त की। अगर आप क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ उसके बाद इसी ने क्या किया था, सत्ता को संभाला था। ठीक है ना, तो और उसके बाद यूरोप देशों पर विजय भी किया था, यानी कि बहुत सारा कंट्री को जीता था। ठीक है ना, सॉरी, वहाँ पर जिससे भी लड़ाई किया था उससे जीता था, पहले ये सब कॉमन बात था। वह एक कुशल सैनिक और प्रशासक था, प्रशासन, सॉरी ये क्या बोलते हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रहा है। ठीक है, खैर, तो समझ गया ना, यानी कि प्रशासक मतलब जो राज करता है। ठीक है ना, आप भाव को समझना। ठीक है, कुशल सैनिक था, यानी कि एक बढ़िया सैनिक था और प्रशासक भी था, समझ गए इस बात को। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, है ना। चलो, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। अब बहिष्कार क्या होता है, बहिष्कार देखते हैं ना, बॉयकॉट ये फिल्म, बॉयकॉट वो फिल्म, है ना, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड, इस तरह का आप नाम सुने हो। बॉयकॉट मतलब कोई भी चीज़ को क्या करना, नकार देना, बहिष्कार कर देना। ठीक है, तो देखो बहिष्कार का अर्थ होता है किसी वस्तु, संस्था या शासन से संबंध तोड़ देना। ठीक है ना, मतलब उससे रिश्ता नाता सब तोड़ देना। स्वतंत्रता आंदोलन में लोग विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करके ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे, है ना। जब स्वतंत्रता आंदोलन होता था ना तो लोग विदेशी वस्तुओं का यूज़ नहीं करते थे, है ना, और सेवा यानी कि जो भी काम उम होता था वो सब भी नकार देते थे। ठीक है ना, और ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे ये लोग। ठीक है, अब देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया आंदोलन का तरीका था, समझ गए। सत्याग्रह क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन के खिलाफ, है ना, आंदोलन करने का एक क्या था, तरीका था, है ना। इसमें क्या होता था, इसमें सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध किया जाता था, है ना। मतलब अहिंसा क्या होता है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हम अपना बात को रखेंगे, है ना। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो हम अन्याय का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, इसमें हिंसा के बिना अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाता था, है ना। हिंसा नहीं करेंगे लेकिन अधिकारों के लिए हम क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। जो अगर मेरे साथ गलत होगा तो हम गलत का विरोध जरूर। चलिए, हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप देखते हैं, रूपक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रूपक से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। रूपक का मतलब है किसी भाव या विचार को इस तरह दिखाना कि जीवित या दिखाई देने वाला लगने लगे, है ना। रूपक का अगर सीधे सीधे बोलेगा क्या है, तो रूपक सीधे आपको बोलना है कि कोई भी भाव या विचार, है ना, जिसको हम जीवित दिखाने का प्रयास करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, रूपक। ठीक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब हम आज़ादी, लालच, ईर्ष्या या न्याय जैसे विचारों को किसी व्यक्ति, पात्र या वस्तु के रूप में समझाते हैं तो उसे रूपक कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आज़ादी क्या है, एक भावना है, लालच भावना है, ईर्ष्या भावना है, समझ गए। न्याय ये सब क्या है, भावना है या तो विचार है, समझ गए। तो देखिए ये सब जो विचार हैं, है ना, उसको कोई भी व्यक्ति के रूप में दिखाना या तो कोई कैरेक्टर के रूप में दिखाना या तो कोई चीज़ के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है, रूपक। यानी कि अगर सीधे सीधे बोले तो रूपक क्या होता है, रूपक जीवित व्यक्ति नहीं होता है ना, लेकिन उसको जीवित जैसा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे तुम चांद जैसी दुल्हन, जो चांद क्या जीवित है नहीं, लेकिन उसको जिंदा दिखाते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में देखिए उदाहरण, न्याय को तराजू, है ना,
पकड़े हुए महिला के रूप में दिखाना एक रूपक है ना। अब जैसे न्याय को कैसे दिखाना होगा, न्याय को हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि कोर्ट में आप देखे होंगे कि तराजू पकड़े हुए एक महिला है ना, जिसका आँख में पट्टी बंधा हुआ होता है, और उसको हम लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं, ठीक है। क्योंकि न्याय कोई इंसान नहीं, फिर भी उसे इंसानी रूप में रूप देकर समझाया गया है ना। न्याय कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इंसानी रूप देकर के समझाया गया है, समझ गए। तो इसको रूपक बोलेंगे। मतलब अब सीधे सीधे समझ सकते हैं, जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता उसे देखने लायक बना देना ही रूपक कहते हैं, है ना। जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको देखने लायक बना देंगे तो वही चीज़ क्या होगा, रूपक, समझ गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, जब ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या लिखना है। रूढ़िवाद एक विचारधारा है ना, विचारधारा है जिसमें परंपराओं और पुराने मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है ना। यानी कि रूढ़िवाद एक क्या है, विचारधारा है जिसमें लोग क्या करते हैं ना, जो भी पुराने परंपरा है ना, वो उन्हीं को वो बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देना है, तो अभी भी बहुत सारे राजस्थान में ऐसे गांव दिखेंगे जहां पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना। कोई देख लीजिएगा कि कोई धर्म का कट्टर व्यक्ति है, तो वो मतलब अपने धर्म पर टिका रहता है ना। उसको टेक्नोलॉजी से जो दुनिया प्रगति कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो एकदम अपने विचारों पे अड़िग रहता है, समझ गए। उसी को रूढ़िवाद कहते हैं। इसके समर्थक तेज बदलाव का विरोध करते हैं, है ना। और रूढ़िवाद विचारधारा को जो भी मानते हैं ना, उसको जो उसके जो समर्थक होते हैं, यानी कि उसके जो मानने वाले होते हैं, वो जो यहाँ पर तेज बदलाव हो रहा है ना, उसका सीधा सीधा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे बोल देंगे। और समाज में धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, है ना। और लेकिन समाज में क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि फटाक से जो पुराना रूल रेगुलेशन होता है वो हटा करके समाज को एक नया दिशा दिया जाए, है ना, ताकि सबका भला हो सके। ऐसे नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑटोमान साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है ना। यानी कि आपको पूछ रहा है कि आप ऑटोमान साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऑटोमान साम्राज्य एक शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य था, है ना। कि ये कौन सा साम्राज्य था, शक्तिशाली और तुर्की साम्राज्य था, समझ गए। यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, ठीक है। ये एशिया में फैला हुआ था, यूरोप में फैला हुआ था, अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, समझ गए। और इसकी राजधानी इस्तांबुल थी, है ना, राजधानी इस्तांबुल थी। और यह कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा, है ना। और एक शताब्दियों मतलब सेंचुरीज, है ना। और शताब्दी में कितना साल होता है, 100 साल, समझ गए ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन, है ना, 2 मार्क्स वाला सारा करा दिया, 3 मार्क्स वाला करा ही दिया, है ना, और 5 मार्क्स वाला भी हो गया। यानी कि यहाँ पर आकर के, है ना, यहाँ पर आकर के हमारा क्या हो गया, जो हिस्ट्री है ना, इतिहास, वो क्या हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। यानी कि अब हमारा सिर्फ क्या बचा है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करेंगे ना, वो कब करेंगे, जब हमारा एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा, जब 2 दिन या 1 दिन समय रहेगा, है ना, उस टाइम पे एकदम मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। वही VBI ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना, वही ऑब्जेक्टिव करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो भी क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देख रहे थे जो बोल रहे थे सर हमें बहुत डर लग रहा है। सीधे देखिए, आपको जैसे भी, है ना, सब्जेक्टिव में बताया गया है ना, जैसे भी सब्जेक्टिव में आपको बताया गया है, बिल्कुल आपको उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का नहीं, है ना। जितना पढ़ा दिया गया उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो MCQ रहेगा, ठीक है ना, MCQ यानी कि 4 गो ऑप्शन देगा, वो आप अपने दोस्तों से इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा ना उसको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए MCQ हम कराएंगे लेकिन थोड़ा बाद में कराएंगे, अभी सब्जेक्टिव हो गया है ना। तो सब्जेक्टिव पे आप जोर दीजिए, है ना, पढ़िए पूरा दमदार तरीके से। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप
यूट्यूब में समरी वगैरह देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम ही पढ़ा देते लेकिन उतना हमारे पास अभी समय नहीं बच रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं